नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रोटीन्स के ऊपर, केस डिस्कस किया था। प्रोटीन डेफिशिएंसी का केस था, वो कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोरेट मेथड, वो हमने देखा था। इसके अलावा हमने देखा था बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया लेवल्स, हमारे ब्लड में, सीरम में यूरिया लेवल्स का एस्टिमेशन कैसे करना है वो हम देखेंगे। और मेनली हम क्या देखने वाले हैं, केस देखने वाले हैं कि यूरिया से रिलेटेड कौन सा ऐसा केस आएगा जिससे आपको ये क्लिक होगा कि भाई ये यूरिया का एस्टिमेशन हमें यहाँ पर करना है। तो वो वाला हम केस देखेंगे आज। और उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिनिन लेवल्स की भी, और फिर हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस ऑन बोथ दिस टॉपिक्स कि यूरिया और क्रिएटिनिन पर वाइवा क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपके प्रैक्टिकल्स में, तो उसकी बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर केस। तो देखें यहाँ पर, जैसा कि मैं हमेशा लिख कर रखती ही हूँ कि हमें एस्टिमेशन ऑफ अगर यूरिया करना है तो उसके लिए हमें बर्थलॉट मेथड होता है एक, इससे हम क्या करेंगे, यूरिया का एस्टिमेशन करते हैं हमारे दिए गए सीरम सैंपल में। इसके लिए केस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केस क्या है यहाँ पर, केस है अ 50-year-old पेशेंट वॉज एडमिटेड विथ लॉस ऑफ एपेटाइट। अब देखिए, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करती हूँ ना वहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिए। विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वोमिटिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड फटीग। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अनेमिया। अब वो इंसान अनेमिया भी है उसको। लेबोरेटरी एनालिसिस में हमने क्या देखा, हमने देखा सोडियम लेवल्स कुछ वैल्यू दी हुई है, पोटेशियम की, फॉस्फोरस की, फॉस्फेट लेवल्स की, कैल्शियम की, क्रिएटिनिन लेवल दिया हुआ है सीरम का, और प्लाज्मा पीएच दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसमें जब आप सिर्फ ऐसा सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ क्लिक नहीं होगा। आपको इसमें रिलेट करना पड़ेगा कि अनेमिया अनेमिया अभी यूरिया और अनेमिया का क्या रिलेशन है, यूरिया एस्टिमेशन क्यों करना है, अनेमिया हो गया। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब कुछ ना कुछ लंग्स का भी यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है मुझे। वॉमिटिंग, नॉजिया, एपेटाइट, ये सब जीआईटी वाला रिलेशन दिख रहा है मुझे। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं आपको, और ये क्रिएटिनिन दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन एंड यूरिया जो होते हैं, ये दो क्या हैं, ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, किडनी प्रॉपरली आपकी फंक्शन कर रही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्रिएटिनिन लेवल्स और यूरिया लेवल्स को एस्टिमेट करते हैं नॉर्मली। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो हमें किडनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं हमारे। तो जब कभी, इसके अलावा देखिए, किडनी जो है हमारा, वो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ना सिर्फ वो वेस्ट मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट आउट करेगा। देखिए, यूरिया और क्रिएटिनिन क्या होते हैं, दिस इज द वेस्ट मेटाबोलाइट्स। इसकी बात हम करेंगे हमारी वीडियो में। वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, ये एक्सक्रीट करता है, इसका पहला फंक्शन हो गया। ऑल्सो मेंटेन्स व्हाट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है। तो इसलिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको, जिसकी मैं अभी डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। इसके बाद दूसरा क्या, इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है, इसका तीसरा फंक्शन होता है बफरिंग वाला काम होता है इसका। तो किडनी हमारी बफरिंग में भी हेल्प करती है। मतलब क्या कि हमारे पीएच, प्लाज्मा पीएच को मेंटेन भी करती है हमारी किडनी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम एक एक बातें एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट दिख रहा है मुझे केस में, नॉजिया वाली फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, देन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, फटीग है उस इंसान को। ये सब का कारण क्या है, ये सब का कारण होता है ड्यू टू टू मच ऑफ एसिड बिल्डअप इन ब्लड। बहुत सारा एसिड बिल्डअप हो चुका है ब्लड में, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं। एसिड क्यों बिल्डअप होगा, तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक होता है दैट इज़ एसिड बेस बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो एसिड बेस बैलेंस जो है ये आप पढ़ेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई किडनी का क्या रोल होता है। किडनी इज़ परमानेंट
परमानेंट रेगुलेटर ऑफ पीएच। ठीक है, तो किडनी जो होता है एक परमानेंट रेगुलेटर होता है पीएच का। तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्योंकि हमारा किडनी फंक्शनेबल नहीं है, किडनी में कोई ना कोई खराबी है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडोसिस का कहानी आता है। इफ़ किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, क्या होगा, बिल्डअप ऑफ एसिड्स होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, क्रिएटिनिन दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, ये सिम्टम्स दिए हुए हैं जो कि एसिडोसिस की वजह से होते हैं। एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि हमारी किडनी में कोई ना कोई खराबी है। तो हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस जो होगा इट विल बी किडनी फेलियर। सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है, डायग्नोसिस है हमारा किडनी फेलियर। अब देखो किडनी फेलियर हो गया, तो इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया, आपने एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पॉइंट कि लॉस ऑफ एपेटाइट था, नॉजिया, वोमिटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों हुआ, एसिडोसिस हो रहा था। अभी देखिए एसिडोसिस क्यों होता, नॉर्मल रोल ऑफ किडनी क्या है, क्या करेगी, रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर एसिडोसिस। जब कभी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए किडनी हमारी क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयंस को रिटेन करती है। और ऑलवेज रिमेंबर कि बाइकार्बोनेट आयंस एंड कार्बोनिक एसिड में डिफरेंस क्या है, कि कार्बोनिक एसिड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एसिडिटी, वेर एज बाइकार्बोनेट आयंस ये होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेसिसिटी। ओके, सो बाय रिटेनिंग द बाइकार्बोनेट आयंस क्या होगा, बेसिसिटी को बचा कर रख रहा है हमारा किडनी। तो जब एसिडोसिस हुआ है तो बेस को कंजर्व करेगा, बेस को कंजर्व करेगा क्या होगा, पीएच हो जाएगा न्यूट्रलाइज। इससे क्या होता है, पीएच क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सो नॉर्मल ब्लड पीएच क्या है, नॉर्मल ब्लड पीएच जो होता है आपका वो होता है 7.4। ओके, नाउ सेकेंड थिंग जो हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर वो क्या है, अनीमिया। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया ना, हमने देखा कि कैसे केस के अंदर हमने देखा कि पर्सन जो था वो अनीमिया से सफ़र कर रहा था। तो क्यों अनीमिया से सफ़र करेगा, सी देर इज़ अ हार्मोन, देर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। अब जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, आरबीसी का सिंथेसिस। तो दिस एरिथ्रोपोइटिन जो होता है, एरिथ्रोपोइटिन is synthesized by contribution of factors coming from liver and kidney। तो जब आपका किडनी ही फेलियर हो जाएगा, किडनी का फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, ड्यू टू किडनी फेलियर, ड्यू टू किडनी फेलियर देर इज़ नो एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिक्रीज्ड आरबीसीज हो जाएंगी, तो डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अनीमिया हो गया। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड एनीमिया।